Hello everyone. So, as you all know that NCERT is very very important for your exam, चाहे बोर्ड के एग्जाम हो या नीट के एग्जाम हो या जेई मेन के एग्जाम हो। और एनसीईआरटी को थॉरली कवर करते नहीं है इसको मतलब समाव ऐसे वैसे कवर कर दिया जाता है, इसको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता नहीं है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप खुद से पढ़ने बैठते हो तो एनसीईआरटी बुक की हर एक बातें समझ में नहीं आती है, तो आई थॉट कि एनसीईआरटी बेस्ट एक स्पेशल सीरीज चलाया जाए, जिसको कोशिश किया जाए कि बोर्ड एग्जाम से पहले कंप्लीट कर दिया जाए। और इस पे करना ये है कि जो एनसीईआरटी में बुक में जो भी लिखे हैं ना, एकदम लाइन बाय लाइन डिट्टो, बिकॉज कहीं से भी उठा के सवाल पूछ सकता है एनसीईआरटी से, आपको नहीं पता है। तो इस सीरीज में क्या करने वाले हैं कि एनसीईआरटी बुक का पूरा लाइन बाय लाइन हम लोग कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन करेंगे, मतलब एनसीईआरटी फॉर्मेट का जो सवाल होगा, चाहे एग्जाम्पलर का क्वेश्चन हो या आपका अदर जो इस पे फ्रेम्ड क्वेश्चन होता है, वो बात करेंगे। एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी बेस्ड ये सीरीज है। तो इसे ऐसे शुरू कर रहे हैं, हर रोज ये आएगा। ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ऐसा लेक्चर होगा, आपको जो भी डाउट होगा यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स एंड ट्राई टू आंसर इन द नेक्स्ट वन। और कैसा सीरीज है, कैसा आपको लगा, ये भी जरूर बताइएगा। डू लेट मी नो अबाउट दिस कि ये एनसीईआरटी एक्सक्लूसिव है, कुछ भी ज्यादा नहीं है। और एक और बात है, ये पूरा का पूरा टॉपिक एकदम बेसिक लेवल से होगा, एकदम बिगिनर लेवल से होगा। आपको कुछ नहीं आता है, दिस इज बेस्ट फॉर यू। और आपको जानते हो तो भी आपके लिए अच्छा है, ताकि आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या पॉइंट मिस किया है, क्या क्या आपको यहाँ पे ध्यान और देना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस बात को यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है, सबसे जब एनसीईआरटी कंसीडर किया हमने, तो एनसीईआरटी में सेमीकंडक्टर से अच्छा और क्या ही हो जाएगा। क्योंकि जो सेमीकंडक्टर मेरा चैप्टर दिया है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका रिलेवेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और काफ़ी थ्योरेटिकल नेचर का वो चैप्टर है। तो इसी से शुरुआत करते हैं, सो दैट कि आगे का जो पॉइंट है हम अच्छे तरीके से समझ सकें। तो टॉपिक का नाम है सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट। उस पूरे चैप्टर की अगर हम बात करें तो चैप्टर को तीन हिस्सों में पढ़ते हैं। एक तो हमारा बेसिक सा बात हो गया सेमी कंडक्टर के बारे में और डायोड के बारे में। उसके बाद एक हमारा होता है ट्रांजिस्टर के बारे में, जो एनपीएन एंड पीएनपी आ जाता है। और एक हमारा होता है लॉजिक गेट होता है। लॉजिक गेट से बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग उसका होना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखा है, एक लाइन है, उसकी मतलब हम समझने की कोशिश करेंगे। दिया है कि डिवाइस इन विच कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑब्टेन आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। देखो कंट्रोल्ड, यहाँ पे जो फ्लो है, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर का भी बेस, एकदम बैकबोन है। ठीक है, नॉर्मल सा करंट अगर फ्लो करता है किसी वायर में, तो एकदम कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, तो जो कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, दरअसल हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं अपने हिसाब से। जैसे ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तभी तो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना। इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करे तो देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर का डिस्कवरी कब हुआ था, ये 1948 में हुआ था, मतलब इंडिया का आजाद होने के आसपास। अब इसमें जो पहले उस टाइम में जो बात किया गया था कि जब ट्रांजिस्टर का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो उससे पहले यूज किया जाता था वैक्यूम ट्यूब। आपने देखा होगा ना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एंड ऑल होता है, सब में किसका इस्तेमाल होता है, वैक्यूम ट्यूब का होता है। इसको वल्व्स कहते हैं। वैक्यूम डायोड होता है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते थे। एक एनोड होता था प्लेट, और दूसरे को कैथोड बोलते थे। और ट्रायोड में तीन एलिमेंट होता था। मतलब अगर इस जनरेशन की बात करें, तो सेमीकंडक्टर जो डायोड है, उससे पहले क्या हुआ करता था, तो इसके पहले हम लोग यूज करते थे वैक्यूम डायोड यूज करते थे। लेकिन इधर जब हम पहुंचे डायोड की केस में, तो उसमें क्या हो गया, इसमें दो इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, नोड कैथोड हो गया। और जो ट्रायोड हो गया, उसमें तीन इलेक्ट्रोड हो गया, कैथोड प्लेट हो गया। ग्रीड में बात करेंगे तो टेट्रोड हो गया, पेंटोड हो गया। इस तरह का अलग अलग टाइप का जनरेशन का डिवाइस था। वैक्यूम ट्यूब जो था, इसमें इलेक्ट्रॉन आर सप्लाइड बाय द हीटेड कैथोड एंड द कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ these इलेक्ट्रॉन इन वैक्यूम इज obtained by varying the voltage between the different electrodes। मतलब क्या किया गया इसमें, एक मान लो ऐसा ट्यूब हमने कंसीडर कर लिया, और यहाँ पे दो प्लेट लगा हुआ है। तो एक प्लेट को हीट करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इमिट हो गया। इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या लगा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस है। और अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको कंट्रोल करके हम जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, उसे कंट्रोल कर रहे हैं। वैक्यूम्स आर रिक्वायर्ड इन द इंटर कैथोड स्पेस। अगर इसके प्लेट के बीच में जो रीजन है, उसको वैक्यूम करना, अदरवाइज जो इलेक्ट्रॉन है उसको स्ट्राइक करता है मीडियम में, आयोनाइज कर देता है। Otherwise, moving electron may lose their energy on collision with the air molecules in their path. In this device, electrons can flow only from cathode to anode.
ओनली इन वन डायरेक्शन। पहली बात तो ये है कि जो पहले का डिवाइस था, मतलब देखो मेरा फोकस तो सेमीकंडक्टर पढ़ने पे है ना डायोड, लेकिन उसके पीछे का थोड़ा सा हम जो क्रोनोलॉजी को समझते हैं कि उसके पहले क्या था जो इवॉल्व होकर हमारे सेमीकंडक्टर के फॉर्मेट में आ गया। तो वैक्यूम ट्यूब के बारे में बात होता था, लेकिन उसमें एक खामी था कि इस जगह में क्या होना चाहिए था, इस जगह में वैक्यूम होना चाहिए था, तभी जाके ये काम करता। अदरवाइज जो इलेक्ट्रॉन था वो जो भी गैसियस मॉलिक्यूल उसे उसको हिट करता और उसकी एनर्जी लॉस हो जाता। तो ये जो retard to as a valves, these vacuum tube device are bulky, consume high power, operate generally at high voltage 100 kilovolt and have limited life and low reliability। मतलब ये है कि बहुत ज्यादा यूजफुल ये नहीं था, नाटक ज्यादा काम कम। तो इसमें डेवलपमेंट किया गया और जो अब जाके आता है हमारे पास सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक जो जो सिस्टम है, इसका स्टार्टिंग वो 1930 से शुरू किया गया, जो बनने के बारे में बात करेंगे, और फिर आगे चल के इवॉल्व हुआ। जब इसमें जब सबसे पहली बार जो आइडिया था 1930 यानी कि 1930 में सबसे पहले आइडिया आ गया कि कुछ सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर जो होते हैं, इनमें जंक्शन जो होता है ऑफर करता है पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द नंबर एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। जैसे बोला गया कि कुछ सॉलिड है, मान लो ये सॉलिड है और ये सॉलिड है, करंट अगर फ्लो किया इधर से इधर, तो ये कैसा हो गया, ये वो पॉइंट हो गया जहां पे दोनों का दोनों कंडक्टर है मीट कर रहा है, जिसे हम लोग जंक्शन बोलते हैं। तो जंक्शन जो होता है ना, इसमें डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है कि इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी कंट्रोल कर सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो दिया है वो किधर फ्लो करेगा, दो चीज को कंट्रोल कर देता है। तो ये बहुत ही मतलब रिवोल्यूशनरी चीज हुआ वहां पे चल के। इसमें अगर अप्लाइड वोल्टेज है, उसमें अगर थोड़ा सा चेंज करते हैं तो नंबर ऑफ मोबाइल चार्जेस जो सेमीकंडक्टर में था उसमें लार्ज चेंज देखने के लिए दिया गया। तो इसमें जो ऑपरेशनल वोल्टेज इसका बहुत कम था, थोड़ा सा भी अप्लाइड मतलब इसका अप्लाइड वोल्टेज जनरली बहुत कम होता है, छोटे से वोल्टेज पे ये काम करता है। फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इन अ सेमीकंडक्टर डिवाइस आर विद इन अ सॉलिड इटसेल्फ, मतलब ये बाहर नहीं निकलता है। While in earlier vacuum tube, the mobile electron were obtained from the heated cathode and they were made to flow in evacuated space। मतलब पहले क्या होता था कि ये ऐसा ट्यूब दिया है और इस ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। अब जब दो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है तो जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, बीच का जो खाली स्पेस है। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या था कि जो भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है वो किधर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है ये कंडक्टर के अंदर ही हो रहा है। जो जो भी आप सॉलिड कंसीडर किया आपने सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर हो रहा है, बाहर में नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है ना, बाहर में नहीं तो किसी और से इंटरेक्ट करा नहीं हो। तो ये हुआ वेयर ऑब्टेन द हीट ऑफ द कैथोड रे दे मेड टू फ्लो इन एन इवैक्यूएटेड स्पेस और वैक्यूम। नो एक्सटर्नल हीटिंग और लार्ज इवैक्यूएटेड स्पेस इज रिक्वायर्ड बाय द सेमीकंडक्टर डिवाइस। सबसे खास बात कि दे आर स्मॉल इन साइज, consume low power, operates at low voltage and have long life and high reliability। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये स्मॉल साइज है, कंज्यूम लो पावर है और ऑपरेट करता है लो वोल्टेज पे, और इसका जो लाइफ स्पेन है वो ज्यादा है और रिलायबिलिटी ज्यादा है। अब इसमें देखें कि कैथोड ट्यूब जो होता है, कैथोड रे ट्यूब सीआरटी की बात करेंगे, टेलीविजन में यूज होता था पहले, अब तो खैर एलईडी आ गई, समय चलता नहीं है। Monitor which works on the principle of vacuum tubes and being replaced by liquid crystal display, जो अभी हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एलईडी। इसका इस्तेमाल अपन लोग यहाँ पे करते हैं, समझ गए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। Monitor with the supporting solid state electronic much before the full implication of semiconductor device was formally understood, a naturally occurring crystal of galena lead sulfide। देखना ये बोला गया क्या कि जब पूरा पता नहीं था, बिफोर द फुल इम्प्लीकेशन ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वाज फॉर्मली अंडरस्टूड अ नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल, मतलब ऐसा माना गया कि बनाया नहीं जा सकता, ये नेचुरल है। और कैसा है, लीड सल्फाइड पीबीएस विद अ मेटल पॉइंट, विद a metal point contact attached to it was used as a detector of radio waves। ये पहले जब सेमीकंडक्टर का पूरा एक्सप्लोर नहीं किया था तो उस टाइम ऐसा एज्यूम किया जाता था कि semiconductor devices was formally understood a naturally occurring क्रिस्टल ऑफ लीड सल्फाइड का है, जो इसमें मेटल पॉइंट कांटेक्ट अटैच करने से उसको यूज करते थे एज ए डिटेक्टर कि हाँ सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे होता है कि जो सेमीकंडक्टर होता है, इसमें बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर द फिजिक्स, और इसमें जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है क्या क्या पढ़ना है हमें,
जंक्शन डायोड पढ़ना है, 2 इलेक्ट्रोड पढ़ना है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी कहते हैं, यानी कि 3 इलेक्ट्रोड पढ़ना है, और कुछ सर्किट पढ़ने हैं, और उसके बारे में जो एप्लीकेशन का पार्ट होता है वो पढ़ना है हमें सेमीकंडक्टर के इस हिस्से में बात करेंगे तो। अब देखो, सबसे पहला होता है कि जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है उसको हम कैटेगराइज किस कैटेगरी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी होता है वो 3 पार्ट में हो सकता है, चाहे तो मेटल हो सकता है, कंडक्टर हो सकता है, या सेमीकंडक्टर हो सकता है। ठीक है, मेटल है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है। जो भी मेटल्स एग्जिस्ट करता है तो इसमें एक इंसुलेटर भी होगा, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर, इन दोनों के बीच में कैसा है, इंसुलेटर भी बोलेंगे। तो जो भी मेटल है इस तीनों में से कोई एक वो हो सकता है। तो सबसे बेसिक क्राइटेरिया जो होता है ना, वो होता है कंडक्टिविटी का क्राइटेरिया होता है, बेसिक सा लॉजिक याद करेंगे। एक और बात याद रखिए, एनसीईआरटी से डायरेक्टली कंडक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जाता है। तो यू आर सजेस्टेड कि ये चीज आपको याद होंगी तो बहुत मदद करेगा सवाल को बनाने में। ऐसे हम सवाल इस तरीके से देंगे कि कैसे एनसीईआरटी बेस्ड इसका जो क्वेश्चन होता है उसमें हैंडल करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रो और रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी सिग्मा है और रेसिस्टिविटी रो दिया है 1/सिग्मा। सॉलिड को क्लासिफाई कर देते हैं 3 पार्ट में, मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। मेटल की बात करेंगे तो मेटल के पास होता है वेरी लो रेसिस्टिविटी और हाई कंडक्टिविटी। मेटल का रेसिस्टिविटी बहुत कम और कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। मतलब रेसिस्टिविटी मेटल का होता है, कितना होता है, 10⁻⁻2 से लेकर 10⁻⁻8 तक ये जाता है ओम मीटर। मेटल की अगर हम बात करते हैं रेसिस्टिविटी तो 10⁻²से -8। कंडक्टिविटी करेंगे तो यही पॉजिटिव होगा, 10⁻² से 10⁻8। सेमी कंडक्टर की बात करते हैं तो दे हैव रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट टू मेटल इंसुलेटर, इन दोनों के बीच में होता है, बाउंड्री पे कहीं लिखा होता है। तो इसका रेसिस्टिविटी होता है 10⁻⁻5 से लेके 10⁻6 ओम होता है। सेमीकंडक्टर का 10⁻⁻5 से 10⁻6। तो इसका जो कंडक्टिविटी हो जाता है वो थोड़ा सा लो हो जाता है, यानी कि 10⁻5 से लेकर 10⁻6 तक जाता है। वहीं इंसुलेटर की बात करेंगे तो दे हैव हाई रेसिस्टिविटी एंड लो कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होता है मेटल का, और कंडक्टिविटी बहुत कम होता है। जब इसका देखोगे आप रेसिस्टिविटी रो का वैल्यू तो 10⁻11 से लेकर 10⁻19 के बीच में होता है। वहीं पे कंडक्टिविटी का अगर हम बात करते हैं तो ये कैसा हो जाता है, 10⁻11 से -19 तक। तो ये डेटा को आपको दिमाग में रखना है। मूविंग है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलना है। ये क्या कह रहे हैं, द वैल्यू of rho and sigma given above are indicative of the magnitude and could be go outside the range। एक सिंपल सा रफ आइडिया दिया है, और आगे पीछे तो हो ही सकता है। रिलेटिव वैल्यूज ऑफ द रेसिस्टिविटी आर नॉट द ओनली क्राइटेरिया। सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टिविटी के बेसिस पे आप नहीं जज कर सकते हो डिस्टिंग्विशिंग द मेटल इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर एक दूसरे से। देयर आर सम अदर डिफरेंसेस व्हिच विल बिकम क्लियर एज वी गो इन दिस चैप्टर। सो आर इंटरेस्ट इन दिस चैप्टर इज टू स्टडी द सेमीकंडक्टर व्हिच कुड बी, क्या क्या हो सकता है सेमीकंडक्टर। मतलब सिर्फ जो पीएन पढ़ते हैं वो सिलिकॉन जर्मेनियम नहीं, इसके अलावा भी चीजें होती हैं जो शायद पता नहीं हमको मालूम है कि नहीं है। सिलिकॉन जर्मेनियम सिर्फ नहीं होता है, और भी बहुत कुछ होता है। इसमें होता है एक एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होता है सिर्फ, जिसमें सिलिकॉन जर्मेनियम होता है, लेकिन इसके अलावा क्या क्या होता है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी होता है। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के साथ साथ कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है। इसमें क्या होता है, जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, सीडीएस है, गैलियम आर्सेनाइड है, कैडमियम सल्फेट, सल्फाइड बोलेंगे, गैलियम आर्सेनाइड बोलेंगे, सीडीएसी कैडमियम आ जाता है, सिलिकेट आता है, इंडियम फॉस्फेट आईएनपी आ जाता है, इस तरीके से होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है, एंथ्रासिन सेमीकंडक्टर होता है, डॉप्ड हेलो, क्या लिखे हैं, थैलोसेनिन, ये भी एक सेमीकंडक्टर होता है। ऑर्गेनिक पॉलीमर की बात करेंगे, पॉलीपाइरोल हो गया, पॉलीएनिलीन हो गया, पॉलीथायोपीन हो गया, ये सब कैसा होता है, सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो जो भी अभी एग्जिस्टिंग सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है ना, वो दरअसल में काम करता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर पे होता है, बाकी सब पे काम नहीं करता, बट हाँ दे आर सेमीकंडक्टर। उसकी तरह एक्ट कर सकता है, उसकी तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन वो उस पर काम करते नहीं है। तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होता है। और कंपाउंड जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है जो काफी यूज होता है, लेकिन 1990 के बाद बात करेंगे तो कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइस है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पे भी बनाया गया, और कंडक्टिंग जो था सेमीकंडक्टिंग पॉलीमर है उसका भी यूज किया गया, इसका डेवलपमेंट किया गया। जो बर्थ ऑफ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी ऑफ द पॉलीमर टेक्नोलॉजी, जो पॉलीमर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया गया, उसमें एलिमेंटल सिलिकॉन जर्मेनियम यूज नहीं करते हैं। एंड मॉलिक्यूलर इन
electronics. In this chapter, we will restrict ourselves to the study of inorganic and semiconductor, study of inorganic semiconductors, particularly the elemental semiconductor, silicon, germanium. यही हमको रखना है. The general concept of introduced here is discussing the elemental semiconductor. By and large, apply the to the most of the compound semiconductors as well. तो मतलब जो भी इसमें पढ़ेंगे ना सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए एक्चुअली वो प्रिंसिपल सिर्फ उसी तक लिमिटेड नहीं है, बाकी सब में भी एप्लीकेबल है, बाकी सब में भी वो लग सकता है. सबसे पहला होता है कि एनर्जी बैंड की अगर हम बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा ना कॉन्फ़िगरेशन होता है. जैसे हमने पढ़ा कि कार्बन है, कार्बन का कैसा होगा 6 हो गया, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना 1s2 लिखेंगे, 2s2 लिखेंगे, और ये कितना हो जाता है 2p2 हो जाता है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4 हो गया. तो इसमें एनर्जी बैंड हो जाता है. जैसे हम देखेंगे ना ये सिंगल एटम की बात करते हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1s 2s हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा 2p हो जाएगा. तो ये हो गया इधर यहाँ पे, ठीक है. तो ये अगर आइसोलेटेड एटम है ना तो इसका ये एनर्जी स्टेट ऐसा दिखेगा. लेकिन ऐसा आपको लगता है क्या कहीं पे भी सिंगल सा एटम एग्जिस्ट करे, एक ही एटम एग्जिस्ट करे? नहीं नहीं, कहीं भी होता है ना, पूरा का पूरा क्रिस्टल एग्जिस्ट करता है. बहुत सारा होता है जो एक साथ में एग्जिस्ट करता है, और जब बहुत सारे एटम एक साथ में आ जाते हैं तो एक दूसरे की एनर्जी स्टेट को डिस्टर्ब करते हैं. On the basis of energy band, according to the Bohr's atomic model, in an isolated atom, the energy of any of its electron is decided by the orbit in which it revolves. जैसे मान लो कि कैसा दिया है 2s में दिया है, ये आगे चलेंगे 2p में, तो अलग अलग हो गया. लेकिन when the atoms come together to form the solid, जैसे पूरा का पूरा क्रिस्टल सिलिकॉन का एक पूरा सॉलिड लिया इतना बड़ा सा, तो उसमें एक सिंगल एटम नहीं ना, बहुत सारे एटम दिया हुआ है. They close to each other, so the outer orbit of electron from neighboring atom would come very close or could even overlap. मतलब पहला का बाहर का ऑर्बिट और दूसरा का बाहर का ऑर्बिट एकदम पास आ गया, और एक दूसरे में क्या हो सकता है ओवरलैप हो सकते हैं, दो एटॉमिक कांटेक्ट हो गया, ठीक है. दिस would make the nature of electronic motion in solid very different from that in isolated atom. जो आपका आइसोलेटेड में हुआ तो सिंगल से चलता था ना, अपने ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चल रहा था, ये चला अपने, इसको किसी और से मतलब नहीं है. मतलब नहीं, क्या मजबूरी है, बगल में कोई है ही नहीं. इसके देखो बगल में आ गया, बगल में एक एटम दिया, इसका जो ऑर्बिट है आपस में क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है. Inside the crystal, each electron has a unique position and no two electrons see exactly the same pattern surrounding charges. जब किसी बात करते हैं क्रिस्टल में तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना सबका यूनिक पोजीशन होता है, और दो का पोजीशन सेम नहीं हो सकता है. बिकॉज ऑफ दिस ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल. हर एक इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल होता है अलग अलग होता है. एंड दिस डिफरेंट एनर्जी लेवल विथ कंटिन्यूअस एनर्जी वेरिएशन फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड द एनर्जी बैंड. देखना ध्यान से, इसमें क्या होता है एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन होता है. दिस डिफरेंट एनर्जी लेवल विथ कंटिन्यूअस एनर्जी वेरिएशन फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड द एनर्जी बैंड. मतलब ये जो आप देखोगे ना यहाँ पे जो गैप था इनके बीच में हो रहा था, इससे पहले एनर्जी लेवल की डायग्राम बात करेंगे ना, तो इधर में हो गया 1s हो गया, 2s हो गया, ठीक है, 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, ऐसा चला गया. ये क्या करता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, जो बाहर में आया ना, तो बाहर में इन सब के बीच का जो गैप होता है ना एकदम मिटना शुरू हो जाता है, और मिटने के बाद आपको पता चलेगा कि ये टूटा, और दो तरह का बैंड में कन्वर्जन ये दे दिया. समझिए बात, ऐसा बन गया, एक बैंड इधर बन गया और एक बैंड इधर बन गया, इस तरीके से स्प्लिट कर जाता है. तो ये देखो डिस्क्रीट लेवल है, जो लाइन बना हुआ है ना, ये जो एनर्जी लेवल होता है ये लाइन के फॉर्म में होता है. ये जो लाइन के फॉर्म में हुआ ये तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल हुआ ना. दिस इज द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल. दिस इज द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल. लेकिन क्या हो रहा है, ये जब पास में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, शायद नहीं आना चाहिए थे, बात समझे नहीं, तो क्या हुआ इसमें जो अलग अलग एनर्जी लेवल में था ऐसा नहीं रहा, सब मिल गया एक जगह पे और कंटिन्यूअस बैंड हो गया. मतलब इसका अपना एग्जिस्टेंस जो था एनर्जी लेवल का वो खत्म हो जा रहा है. The energy band which includes the energy level of the valence electron is called the valence band, and the energy band above the valence band is called the conduction band. ये जो एनर्जी बैंड बनता है ना, ये दो तरह का इसका बन जाता है, जिसमें दो बैंड होता है, एक होता है नीचे लोअर एनर्जी में होता है, एक हायर में होता है. ऊपर वाले को बोलते हैं कंडक्शन बैंड और नीचे वाले को बोलते हैं वैलेंस बैंड बोलते हैं. विथ नो एक्सटर्नल एनर्जी ऑल द कंडक्शन बैंड हैपेंस टू बी लोअर देन द हाईएस्ट लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड. देखो ध्यान से, बोला गया ये सबसे बड़ा सा पॉइंट है जिसके बेसिस पे हमने कंडक्टर और इसको मेटल को इंसुलेटर है इसको क्या करना है, सेपरेट करना है.
देखो ध्यान से, वैलेंस बैंड ये हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है जो चल सकता है, और ये होता है कंडक्शन बैंड जिसमें ये होता है कंडक्शन बैंड जिसमें चल सकता है, और वैलेंस बैंड होता है जिसमें जो भी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो अवेलेबल होता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट करता है जब कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन हो। कंडक्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को ना फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, जिसकी वजह से कंडक्शन होगा। तो बोला है कि if the lowest level in the conduction band happens to be lower than the highest level of the वैलेंस बैंड, ये कहना चाह रहे क्या कि ये मान लीजिए कंडक्शन बैंड दिया, ध्यान से देखो, ऊपर में क्या हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया, और नीचे का जो पोर्शन हो गया कैसा हो गया, वैलेंस बैंड हो गया। लेकिन बोला कंडक्शन बैंड का जो लोअर पोर्शन है ना, ध्यान से सुनो, कंडक्शन बैंड का जो लोअर पोर्शन है वो वैलेंस बैंड के अपर पोर्शन से भी नीचे है, तो दोनों के बीच में क्या हो जा रहा है यहाँ पे, दोनों के बीच में हो जा रहा है ओवरलैप हो जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जा रहे हैं। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आसानी से जा सकता है, कंडक्ट करेगा, तो यही चीज होता है आपका कंडक्टर के केस में होता है। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन इजिली मूव इनटू द कंडक्शन बैंड। नॉर्मली द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बट व्हेन इट ओवरलैप्स ऑन द वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली इनटू इट। दिस इज द केस ऑफ द मेटालिक कंडक्टर। ये ऐसा जो ओवरलैप होता है, बिकॉज मेटालिक कंडक्टर में तो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो कंडक्ट इस वजह से करता है कि उसका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में कुछ ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ता, बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है। अगला पॉइंट है, वो ये कहता है कि इफ देयर इज सम गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड ऑल रिमेन बाउंडेड एंड नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन द कंडक्शन बैंड। मतलब ये क्या बोला इन्होंने, कि बोला कि अगर कंडक्शन बैंड जो दिया हुआ, दिस इज द कंडक्शन बैंड, और ये नीचे में हो गया, क्या हो गया, ये हो गया अपना वैलेंस बैंड हो गया। तो अगर बात करेंगे इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप हो, if there is some gap between the conduction band and the valence band electron in the conduction band all remains bound। जो आपका जो भी इलेक्ट्रॉन दिया हुआ वैलेंस बैंड में, दोनों के बीच में गैप हो गया तो जा ही नहीं सकता है। दिस मेक्स द मटेरियल एन इंसुलेटर, बट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड मे गेन एक्सटर्नल एनर्जी टू क्रॉस द गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड and the valence band, then these electrons will move into the conduction band. At the same time, they will create vacancy in the level of the valence band where the other valence electron can move. Thus, the process creates the possibility of conduction due to the electron in conduction band as well as due to the vacancies in the valence band। मतलब ये जो इतना बड़ा कहानी इन्होंने बोला, इसका क्या सार क्या है, ये कहते हैं ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका दिया है वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड है, और ये कैसा दिया है, वैलेंस बैंड दिया है। दिस इज द वैलेंस बैंड एंड दिस इज द कंडक्शन बैंड, ये दो चीजें दी हुई है। अब बोला क्या है यहाँ से कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी के पास बहुत एनर्जी मिल गया तो जंप किया और चला गया यहाँ पे। जब जंप गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। लेकिन साथ में एक और बात कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ ये जा नहीं रहा है, जहां गया वहां पे एक सीट तो वैकेंट हो गया ना, तो इसके पास में जो भी इलेक्ट्रॉन पड़ोस में होगा ये जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके इस पॉइंट से जंप करके यहाँ पे जाने में क्या हुआ, दो बातें हुई। पहली बात कि इलेक्ट्रॉन जम गया तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गया एंड वैलेंस बैंड में होल हो गया। दूसरा क्या हो गया कि जो नियर बाई में इलेक्ट्रॉन होता है वो आके उस कंडक्शन बैंड में जो वैलेंस बैंड में वैकेंसी क्रिएट हो गया उसको आगे फिल कर देता है। ठीक, उसको आगे वो फिल कर देता है। जब फिल कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ, जो कंडक्शन हो रहा है, एक तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन उसकी वजह से हो रहा है, और साथ ही साथ जो तुम्हारा वैलेंस बैंड में वैकेंसी क्रिएट हो जा रहा है उसको आगे इलेक्ट्रॉन फिल किया उसकी वजह से हो रहा है। दोनों मिलकर इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो कंडक्ट करता है। जो वैकेंसी क्रिएट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग होल बोला करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन जब करके करके गया ऊपर उसे तो इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं। तो ये पॉइंट हो गया। इसके बाद लेट अस कंसीडर व्हाट हैपेन इन केस ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्रिस्टल कंटेनिंग एन एटम्स। बहुत सारे एटम सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का, मतलब जनरली क्या कंसीडर करने जा रहा है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का क्रिस्टल कंसीडर करने जा रहा है। कि अगर क्रिस्टल में एक जगह पे बहुत सारा सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम आ जाएगा, तो हम ऐसा बात जानते हैं ना कि जैसे मान लो कि सिंगल एटम है तो उसका वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल है, लेकिन एक से ज्यादा अगर आ जाएगा आपका, एक से ज्यादा एटम एक जगह पे आ गया, पास में आ गया, तो उसका वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल नहीं होगा, उसका जो एनर्जी लेवल होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, बदल जाएगा। तो उस केस में क्या करना है कि सिलिकॉन जर्मेनियम की अगर हम बात करते हैं उसका क्रिस्टल हम कंसीडर करते हैं जिसमें एन एटम दिया है,
तो for silicon, the outermost orbit is the third orbit, n equals to 3, while for germanium it is the fourth orbit, n equals to 4. You can simply write the electronic configuration. ठीक है, तो इसमें जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज 4. एक 2s और 2p इलेक्ट्रॉन है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिट इज कितना? ये हो जाएगा आपका 4n हो जाएगा. एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं आपसे कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम दिया हुआ है इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ तो कैसे होगा? बेसिक सा बात है, आप केमिस्ट्री की तो पढ़ते ही होंगे ना. तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपसे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? इनर्ट गैस के कंपैरिजन में अगर बात करेंगे या आप इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है सिलिकॉन की अगर हम बात करते हैं तो सिलिकॉन का कितना हो जाता है? एटॉमिक नंबर 14 हो जाता है. कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा? 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा और ये कितना हो गया? 3s2 हो जाएगा और साथ में कितना हो जाएगा? 3p है. ठीक है, तो ये साथ में जब हम बात किया तो कितना हो जाएगा? 3p2 हो जाएगा. यहाँ पे 1s2 2s2 2p2 3s2 3p2. अब जरा देखोगे ध्यान से तो टोटल 14 हो जाएगा ना. 2 4 6 10 4 14. आउटर कौन सा है? थर्ड ऑर्बिट है ना, 3s दिया हुआ है. मतलब इसमें कितना हो जाएगा? आउटर में हो जाएगा 3s हो जा रहा है और 3p हो जा रहा है. ध्यान से देखना बेसिक सही सेंस कहाँ से आता है. 3s में इसके पास कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है और जो 3p वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है. लेकिन अगर हम कैपेसिटी की बात करेंगे तो 3s कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 2. और p कितना रख सकता है? इलेक्ट्रॉन 6. p के पास कितना हो सकता है? इलेक्ट्रॉन 6 हो सकता है ना. इसके पास कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन दिया है. तो अब एक बात यहाँ पे उठता है कि 6 है यानी कि क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन लेस है. जितना इसका कैपेसिटी है, जितना औकात है, उसमें 4 तो खाली है. मतलब 4 का जो पोजीशन दिया है वो कैसा दिया है? 4 का पोजीशन वैकेंट है. वहां पे इलेक्ट्रॉन हो सकता था लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है. और सारा का सारा मिस्ट्री यहीं से चालू होता है, इसी जगह से आता है. तो अगर मान लो कि हमने कंसीडर किया कितना है? n एटम हमने कंसीडर किया. ध्यान से सुना बात. n एटम कंसीडर किया. ठीक है, ये बात सारा कुछ लिखा हुआ है. Let us consider what happened in case of silicon germanium crystal containing an atom. For silicon, the outermost orbit is third orbit, n equals to 3 आ गया. While germanium के लिए बात करेंगे तो fourth orbit हो जाएगा. Number of electron in the outermost orbit is 4. कितना आया? यहाँ भी 4 आया. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितना आया? 2 plus 2 कितना है? 4 दिया हुआ है. एक 2s में एक 2p इलेक्ट्रॉन है. तो टोटल नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉनिक इन द क्रिस्टल इज 4n. जैसे मान लो कि n एटम दिया और एक में 4 दिया है एटम. तो n एटम में कितना हो जाएगा? टोटल 4n इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में. एंड द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिट इज 8. बताया ना इसमें क्या? इसमें हो सकता है 6 p में रह सकता है और 2 किस में रह सकता है? s में रह सकता है. तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह सकता था आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? 8. टोटल इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता था? 8. लेकिन है कितना दिया है? 4. मतलब 8n एनर्जी हो सकता था स्टेट. और हमारे पास जो है वो कितना है? सिर्फ और सिर्फ 4n है. ध्यान से आई रिपीट वन मोर टाइम. जो सिलिकॉन है इसकी कॉन्फ़िगरेशन में बात करेंगे तो आउटर जो इसका है ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कितना है? 4 है. सिंगल एटम है. n नंबर ऑफ एटम है तो कितना हो जाएगा? 4n हो जाएगा. फिर 3s और 3p में बात करेंगे तो कलेक्टिवली s में 2 रह सकता है और p में कितना रह सकता है? तो p में 6 रह सकता है. तो कंबाइन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा. अगर n नंबर ऑफ एटम है तो कितना हो जाएगा? n नंबर ऑफ एटम के केस में 8n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रख सकता था. लेकिन 8n ये रख सकता था, मिला कितना? 4n. तो क्या हम कह सकते हैं कि अभी भी 4n कोई गुंजाइश है कि यहाँ पे इसको बुलाया जा सकता है? मकमड़ा खाली है और रह जाओ, ऑर्बिट का जो स्पेस है खाली है. So for the 4n valence electron, there are 8n available energy state. 4n इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है. n देखो, एक सिलिकॉन में 4 एटम, एक सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया. एक सिलिकॉन एटम में 4 इलेक्ट्रॉन हुआ वैलेंस में. n अगर एटम कंसीडर करते हैं तो 4n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. और जो s और p में कलेक्टिवली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकता है वो कितना होता है? 8 होता है. तो 4n आपके पास अवेलेबल है. 8n इलेक्ट्रॉन रखने का जगह है, मतलब 4n इलेक्ट्रॉन अभी भी खाली है, आप फ्रंट लगा सकते हो. So these 8n discrete energy level can either form a continuous band or they may group into the different band depending upon the distance between the atom in a crystal. तो इसके लिए होता है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड. होता है ये कहता है ना कि जो 8n एनर्जी स्टेट है टोटल वो टूट जाता है दो हिस्सों में. मतलब इलेक्ट्रॉन जहां पे रहता है उसको तो एनर्जी स्टेट कहते हैं ना, डिस्क्रीट एनर्जी कहते हैं हम लोग, या फिर जो भी बोलता है केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने.
तो आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मतलब 8 एनर्जी स्टेट है। जितना इलेक्ट्रॉन हो सबके लिए एनर्जी स्टेट तो अलग अलग होता है। तो 18 इलेक्ट्रॉन आपके पास रह सकता है, लेकिन है कितना, 4n एनर्जी स्टेट, मतलब 4 एनर्जी स्टेट खाली है। तो ये जो टोटल 18 एनर्जी स्टेट है दरअसल में दो पार्ट में टूट जाता है। At the distance between the atom of crystal of lattice, silicon and germanium, the energy band of this 18 state is split apart into the two. Is split apart into two. ये दो हिस्सों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, which are separated by an energy gap Eg. The lower band, नीचे का बैंड होता है, which is completely occupied by the foreign valence electron at temperature of absolute zero is called the valence band. और दूसरा वाला जो होता है जिसमें foreign energy state होता है और पूरा का पूरा खाली होता है, कंडक्शन बैंड कहते हैं, और ये completely empty होता है 0 केल्विन पे। तो जो टोटल एनर्जी स्टेट था हमारे पास 8n, यही टूट गया है दो हिस्सों में, एक को बोला वैलेंस बैंड, दूसरे को बोला कंडक्शन बैंड। दिस इज द वैलेंस बैंड एंड दिस इज द कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड जो होता है आपका, ये कंप्लीटली फिल्ड होता है 0 पे, 0 केल्विन पे, टी बराबर 0 केल्विन पे। और कंडक्शन बैंड जो होता है पूरा पूरा खाली होता है और दो हिस्सों में टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक पॉइंट हम लोगों ने बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर का डेवलप किया। और ये है बैंड थ्योरी है, तो ये हम कवर करेंगे अगले वाले क्लास में। एंड डू लेट मी नो कि हाउ यू फाइंड। अगले क्लास से थोड़ा सा जो लेक्चर है उसके पेस थोड़ा सा फास्ट होगा, सो दैट जल्दी से चीजें कवर हो जाए। मतलब लाइन बाई लाइन एक एक पॉइंट एनसीईआरटी में जहां कुछ लिखा होगा जो भी इंपॉर्टेंट होगा, आई डिस्कस दैट पॉइंट सो दैट आप उसको आसानी से पढ़ सको, आपको एनसीईआरटी के साथ ज्यादा परेशानी नहीं हो। बिकॉज आई नो एनसीईआरटी से फिजिक्स करना थोड़ा सा टीडियस टास्क होता है, यूजुअली लोग नहीं करते हैं, और जिससे बहुत परेशानी होती है। तो ये कैसा लगा आप बताइएगा जरूर, और देखिएगा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और किसी पॉइंट में वो समझ में नहीं आ रहा है, देन डू राइट इन द चैट सेक्शन एंड ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू, बाय बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।